प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जंतु की संरचना व कार्य। तो बच्चों, जो विभिन्न आकार के जंतु हैं उनकी संरचना किस तरीके से है। कुछ जंतुओं को हम अपने खुली आँखों के द्वारा देख सकते हैं और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी खुली आँखों के द्वारा नहीं देखते। उनके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है और ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इन जो हमारे जो जीव हैं उनमें जो जंतु हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अंग और उनके कार्यों का अध्ययन हम कर रहे थे। तो हमने पाचन अंग पढ़ लिया था कि पाचन की क्रिया इन अंगों के द्वारा होती है और किस तरीके से पाचन होता है। श्वसन को हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था। साथ ही हम लोगों ने बच्चों मनुष्य के हृदय के बारे में भी जान लिया था और किडनी के बारे में भी हम इसकी पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें आगे जो है इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे जो है पढ़ना है वो है जो जंतु हैं उनके जनन अंगों के बारे में। कौन कौन से हैं जनन अंग, उनके किस तरीके से जनन प्रक्रिया होती है, मस्तिष्क और नाड़ियाँ कौन सी हैं, और साथ ही ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो प्रत्येक जीवधारी है ना, उसमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को क्या कहा जाता है, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन मतलब होता है अपने समान जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ठीक है। तो जिन अंगों की सहायता से प्रजनन की क्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रजनन अंग कहते हैं या उन्हें जननांग भी कहा जाता है। कुछ जंतु में नर एवं मादा जनन अंग जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी जंतु कहा जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। इन सब में जो है नर में अलग जनन अंग होंगे और मादा में अलग जनन अंग होंगे, है ना। और पुरुष में मुख्य नर जनन जो होता है वो वृषण होता है। जनन अंग जो होता है मनुष्य में, तो अगर नर का है तो उसको वृषण कहा जाता है और अगर मादा जनन अंग है तो उसे अंडाशय कहा जाता है। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, उन्हें द्विलिंगीय जंतु कहा जाता है। तो एक लिंगी आप समझ गए जंतु और द्विलिंगी जंतु। तो द्विलिंगी में क्या होता है, जिसमें मादा और नर का दोनों जननांग जो है वो एक ही जंतुओं में होता है, जैसे केचुआ हो गया। अमीबा एक कोशीय जंतुओं में अलग से प्रजननांग नहीं होता है। बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं हमारे मस्तिष्क एवं नाड़ियों की, या जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र, या उनका क्या महत्व है। तो अगर मान लीजिए अचानक से धमाका होता है तो क्या होता है, हम चौंक जाते हैं ना। अगर मान लो कोई गर्म वस्तु पर हमारा हाथ अगर पड़ गया ना, अगर मान लो गर्म तवे को हम छू रहे हैं तब क्या होता है, क्या हम उसे छूते रहते हैं, अचानक धोखे से टच हो गया तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ऐसा क्रिया होती है कि नहीं होती, आप लोगों के साथ भी होती होगी ना। अगर मान लीजिए कहीं आप जल गए, कभी ऐसा होता हो गर्म तवा या कोई गर्म चीज़ छू गई है आपसे, तो आप तुरंत उसको हाथ हटाते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो है उस पर आप सोचते नहीं हैं, ये सभी क्रियाएं अपने आप ही होती हैं। इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है कि हम चाहें भी कि हम सोचें कि हम नहीं गर्म तवे के ऊपर हाथ ना हटाएं, वैसे ही रखे रहें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता बच्चों। ये ऐसी क्रियाएँ क्या कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएँ कहलाती हैं ना। और अधिकतर कार्यों को हम दिमाग से सोच समझ कर अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बातें करना। तो ये सभी क्रिया, आप लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता होगा कि हाँ चलो गप मारना बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो हम अपने आप ही करते हैं ना। तो इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन जिन क्रियाओं को हम स्वयं की इच्छा पर नहीं करते हैं या जो अपने आप हो जाती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, शरीर में घटित होने वाले सभी क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए एक तंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई जिसे कहा जाता है रीढ़ रज्जु कहा जाता है, और तीसरा क्या हो गया, तंत्रिकाएँ। जो तंत्रिकाएँ जो हैं वो पूरे शरीर में हमारे फैली होती, जिनके माध्यम से मस्तिष्क संकेत देता है और वो सब जगह जो है वैसी प्रतिक्रिया या वैसी क्रियाएं होती हैं, वैसा हम काम करते हैं। तो मस्तिष्क बच्चों, जो रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तंत्रिका
कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर तक भी हो सकती है ना। ये एक छोर से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और दूसरे छोर पर संदेशों को भेजती हैं ना, ऐसा होता है। जो सूक्ष्म जंतुओं में अमीबा और जो स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु समस्त शरीर के द्वारा संवेदनाएं जो हैं वो ग्रहण की जाती हैं। और हाइड्रा, स्केरिस, केचुआ, इन सभी आदि जंतुओं में जो है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी जो प्राणियों की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से उनका विकसित नहीं होता है। तो ये थी बात बच्चों हमारे मस्तिष्क की और तंत्रिका तंत्र की। मस्तिष्क जो है वो सूचना देता है, फिर रीढ़ की हड्डियों से में जो तंत्रिकाएं हैं उससे होती हुई जाती हैं शरीर के अंग में, तो फिर हमारे पास हम वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं, वैसी ही क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे बच्चों हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी। बच्चों ज्ञानेंद्रियों को जो है आप पढ़ चुके होंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हैं क्या? तो अगर मान लीजिए हमें ठंडी लग रही है ना, सर्दी में हमें ठंडी लगती है ना, तो हमें पता चलता है ठंडी लग रही है। गर्मी में गर्मी लगती है। स्वाद एवं गंध को भी हम पहचान लेते हैं। रंगों में भी हम विभेद कर लेते हैं। तो ये शरीर के किन अंगों के द्वारा होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? तो इन परिवर्तनों का जो अनुभव है वो विशेष प्रकार के अंगों के द्वारा होता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। हमारे शरीर में जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, ये जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियां आपको याद हो गई होंगी। कान, नाक, आँख, आप एक बार जैसे जैसे हम रिपीट कर रहे हैं वैसे वैसे अपने उन चीज़ों पर उंगली रखिए तो आपको समझ में आएगा। कान कहाँ है? कान पकड़िए आप लोग। वेरी गुड। आँख देखिए, आँख को ढकिए आप अपने हाथों की सहायता से, तो आँख, ठीक है, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई एक। नाक, नाक पकड़िए सभी बच्चे ना। तो नाक जो है वो सबने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? बहुत देर मत पकड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं सांस नहीं ले पाएंगे ना। तो ये भी हमारी क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है। जीभ, जीभ है ना, दिखाइए सब लोग, जीभ दिखाइए, चलिए। हाँ, सफाई किया करो जीभ की, ठीक। तो जीभ हो गई हमारी एक ज्ञानेंद्रिय। और त्वचा, त्वचा की सहायता से भी जो है वो हम क्या करते हैं बच्चों कि त्वचा की सहायता से हमें जो है वो स्पर्श का अनुभव होता है। तो अब हम इन ज्ञानेंद्रियों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किन ज्ञानेंद्रियों का क्या क्या कार्य है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कान की ओर। तो कान क्या है? कान हमको, हमारे पास कितने कान है बताइए? तो कान जो है मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कान को क्या कहा जाता है बच्चों? श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। श्रवण बोलते हैं ना, सुनने की क्षमता जिसमें होती है। कान क्या काम करते हैं? तो कान जो है सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि मछली, मेढक, छिपकली, पक्षियों आदि में बाह्यकर्ण नहीं पाई जाती है, उनमें दिखाई नहीं देता कि ये उनके कान हैं। जबकि स्तनधारी जितने भी जंतु होंगे जैसे खरगोश, चूहा, हाथी ना, इन सभी में क्या बाह्यकर्ण भी पाए जाते हैं। बाह्यकर्ण मतलब दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये इनका कान है। तो मनुष्य के कान जो है वो उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है बच्चों? बाह्यकर्ण बोला जाता है। तो ये जो बाहरी हिस्सा जो आपने कान देखिए, कान को छुइए, कान को पकड़िए अपना, तो इसका जो बाहरी हिस्सा देखिए एकदम लचीला लचीला सा, मुलायम मुलायम सा रोमयुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बाह्यकर्ण बोलते हैं। तो बाह्यकर्ण को छू करके इसका लचीलापन जो है आप महसूस कीजिए कि ये लचीला है कि नहीं है। अपने कान के बाहरी हिस्से को छुइए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो है ये हिस्सा मुलायम सा है। इसे क्या कहते हैं? बाह्यकर्ण कहते हैं बच्चों। ये देखिए कान का चित्र दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सामने? इसमें देखिए ये जो है ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये क्या कहलाएगा? हमारा बाह्यकर्ण कहलाता है, मुलायम होता है। ठीक है, अब मध्य कर्ण की बारी आती है। तो मध्य कर्ण क्या है? तो कर्ण जो है वो गुहा में स्थित कर्ण पटल, झिल्ली तथा 3 छोटी अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जो मध्य कर्ण वाला हिस्सा होता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? वो मध्य कर्ण कहलाएगा। ठीक, आंतरिक कर्ण क्या है? तो आंतरिक कर्ण जो होता है वो अर्ध पारदर्शक झिल्ली का बना होता है और बनी एक
कला गहन के रूप में होती है। ये देखिए इस तरीके से होती है ना, ये किसी पतली इसमें एक अर्ध पारदर्शी जो है एक झिल्ली सी बनी होती है, वो उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक कर्ण कहा जाता है। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण जो है वो ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर लेते हैं, हमें कान से सुनाई देता है ना। तो जो बाह्य कर्ण है हमारा और जो है वो मध्य कर्ण है, ये जो ध्वनि तरंगे आती हैं उनको ग्रहण करते हैं और आंतरिक जो कर्ण है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। आंतरिक कर्ण का जो कार्य जो है वो कर्ण का संबंध जो है वो श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क से होता है। जो ये है इसका संबंध किससे होता है, तो श्रवण तंत्रिका होती है उस द्वारा मस्तिष्क। अब ये जो कान से का संबंध कहाँ से हो गया बच्चों, मस्तिष्क से हो गया, मनुष्य के यानी ब्रेन से हो गया। अब क्या होता है उसमें कि जो हमें सुनाई देता मस्तिष्क से होता है और यह सुनने का कार्य करता है और संतुलन का भी कार्य जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो जो हमें जो कान से सुनाई देता है, जैसे कोई बोलता है ना कि जाओ ये काम करो, तो हमें कान से सुनाई देता है, मस्तिष्क तक जाता है संकेत और फिर मस्तिष्क हमें आदेशित करता है कि हाँ इसने ये कहा है तो हमें ये काम करना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो और बच्चों एक चीज़ और जान लीजिए कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें जो है बाह्य कर्ण ही नहीं होते, मतलब बाहर ऐसे बाह्य कर्ण जो ये बाहर का हिस्सा निकला दिख रहा है वो होता ही नहीं, केवल ऐसे छेद अंदर का वाला कर्ण होगा ना, आंतरिक कर्ण ही केवल पाए जाते हैं। तो ये उन्हीं की सहायता से वो जो है वो सुनते हैं। तो कौन कौन से जीव हैं, मेढक, छिपकली, पक्षी जितने भी हैं, आपने इनके कभी बाह्य कर्ण नहीं देखे होंगे। इनमें आंतरिक कर्ण होता है और इन आंतरिक कर्णों की सहायता से ये ध्वनि को सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं दूसरा हमारा जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, वो है आँख। तो जो बच्चों जो आँख के द्वारा हम क्या करते हैं, तो आँख के द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं, यानी हमें दिखाई किससे दिखता है, दिखाई देता है आँखों की सहायता से। आँख जो है, आँखें जो हैं वो वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि का अनुभव करती रहती हैं। आँख को दृश्येंद्रिय भी कहा जाता है। दृश्येंद्रिय मतलब देखने के लिए जो इंद्रिय है वो कौन सी है, दृश्येंद्रिय, वो कौन सी है, हमारी आँख है। ठीक, आँखें कितनी होती हैं मनुष्य के शरीर में, 2 आँखें होती हैं। तो मनुष्य की आँखें जो होती हैं वो जो खोपड़ी होती है उसकी जो कपाल होता है उसमें नेत्र कोटरों में जो है वो स्थित होती है। ये दिख रहा है ना, जब कंकाल, अभी तो यहाँ इसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, लेकिन जब कंकाल होता है तो जो नेत्र का कोटर का जो खोपड़ी होती है उसका जो आँख के लिए जो जगह होती है वो वहाँ पर ही मनुष्य की आँखें जो है वो ऐसे गड्ढा सा होता है तो नेत्र कोटर बोला जाता है, वहीं पर आँखें होती हैं। नेत्र कोटरों में आंखें जो होती हैं वो चूंकि यहाँ पे क्यों होती हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हड्डी होती है, अंदर की तरफ होती हैं, तो वो आंखें क्या रहेंगी बच्चों, सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए इन नेत्र कोटरों में रहती हैं। बाहर से आँखों का केवल जो है, जब अगर बाहर से देखा जाए तो आँखों का केवल 1/5 भाग ही दिखाई देता है। इनकी सुरक्षा में पलकें और बरौनियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सहायता करती हैं। पलकें होती है ना, पलक जो है अगर कुछ होने वाला होता है ना तो तुरंत हमारी पलक अपने आप झपक जाती है। बरौनियाँ भी जो है वो उन चीज़ों को ढक लेती हैं और कोई भी गंदगी है, धूल मिट्टी उनको अंदर जाने नहीं देती है या शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचाती हैं। तो बच्चों मनुष्य की जो आँख होती है उसमें एक क्या होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इस लेंस के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो आँख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य क्या करता है, देखता है। तो क्या आप जानते हैं बच्चों कि कुछ जंतुओं में आँखें भी नहीं होती हैं। हाइड्रा और केचुआ जो है वो ऐसे जंतु हैं जिनमें आँखें नहीं होती हैं। हाइड्रा और केचुआ, ठीक, इनमें क्या होता है, आँखें ही नहीं होती हैं। कीट की जो आँखें होती हैं वो अन्य जंतुओं से भिन्न होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त नेत्र कहते हैं। तो बच्चों आँखें जो है हमारे शरीर में 2 ही हैं और अगर मान लो कोई व्यक्ति अंधा है तो जो आँख से जो दिखाई नहीं दे रहा उसे, तो कितना सोचिए उसका जीवन कैसे कटता होगा, कितना कष्टकारी होगा उसका जीवन। तो इसके लिए कहा गया है कि हमें अगर मर रहे हैं तो एक नेत्र ही ऐसा दान है जो मरने के बाद भी दिया जा सकता है। नेत्र एक ऐसे अंग का दान है जिसे मरने के बाद भी दिया जा सकता है। तो नेत्र दान के लिए जो है वो लोग कहते हैं कि हाँ नेत्र का दान करना चाहिए। तो चिकित्सा विज्ञान में दृष्टिहीनता का निदान जो है वो मृत मानव की पुतली प्रत्यारोपण के रूप में खोजा गया। और अगर मान लो कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके 8 घंटे के अंदर जो है वो पुतली निकाल करके संरक्षित कर ली जाती है और 72 घंटे में किसी भी व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जा सकती है। तो ऐसा होने मतलब यही पहले ऐसा अंग है जो मरने के बाद दान कर सकते हैं। बाकी और अंगों को तो जो है वो आपको
मरकर दान नहीं कर सकते। अगर कोई मर गया तो उन अंगों को नहीं दान कर सकते हैं, लेकिन नेत्र को जो है वो दान कर सकते हैं। और 8 घंटे के अंदर पुतली में से निकाल लेंगे तो हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं, और 72 घंटे के अंदर उसको किसी न किसी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देना पड़ता है। ठीक, किसी भी उम्र के व्यक्ति की पुतली का प्रत्यारोपण जो है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बूढ़ा मरा है तो उसको हम बच्चे को उसकी आँख नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति की पुतली का प्रत्यारोपण किसी भी उम्र के व्यक्ति को किया जा सकता है। नेत्रदाता बच्चों अपने जीवन काल में स्वेच्छा से नेत्रदान की घोषणा कर देता है। जो नेत्रदाता जो होते हैं वो जो है उनको घोषणा कर देते हैं कि हाँ अगर मैं जब मरूंगा तब मेरी आंखें जो हैं वो दान कर दी जाएंगी, और तो उसके नेत्र जो है वो मरणोपरांत दान में लिए जा सकते हैं कि हाँ उसका नेत्र जो है उपयोग लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आँख जो है वो हमारा जो है दूसरी ज्ञान इंद्रिय हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी ज्ञान इंद्रिय की, वो है हमारी नाक। तो नाक के द्वारा बच्चों गंध का अनुभव होता है, इसे क्या कहा जाता है? घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। आप जो है वो मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन और इत्र की सुगंध अथवा दुर्गंध का अनुभव जो है वो नाक के द्वारा ही करते हैं। नाक पता है ना आप लोगों को, आपके शरीर में कौन सी नाक है, कहाँ है नाक कितनी होती है? नाक हमारे शरीर में बच्चों एक ही होती है। तो नाक के द्वारा किसका अनुभव होता है? गंध का अनुभव होता है ना, उसकी सहायता से हम सूंघते हैं। भोजन की महक हमारे पास में आती है, बदबू की भी महक नाक के द्वारा ही आती है। कुत्ते और चींटियों की जो घ्राण शक्ति होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है मनुष्य की तुलना में, यानी सूंघने की शक्ति जो होती है उसको क्या कहा जाता है? घ्राण शक्ति कहते हैं। तो उनकी कुत्तों की और चींटियों की थोड़ा ज़्यादा होती है। हाँ, आपने देखा होगा कि ये जो है इसलिए कई बार होता है कि चोरों को खोजने के लिए, सूंघने के लिए तो कुत्तों का प्रयोग किया जाता है कि भाई वो कुत्ता सूंघते सूंघते चोर की खोज करता है। और चींटियों को भी आपने देखा होगा कि वो एक जगह कहीं अगर हो गया, मीठा मिल गया तो एक लाइन बना करके एक के पीछे एक चलती जाती हैं, और उसमें जो है सूंघने की शक्ति ज़्यादा तेज होती है। और आपने देखा होगा कि पुलिस के द्वारा चोर एवं अपराधियों का पता विशिष्ट प्रशिक्षित कुत्तों के द्वारा लगाया जाता है, तो ये आपने देखा ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो ज्ञान इंद्रिय है वो है जीभ। तो जीभ क्या है? तो हमारी जीभ जो है वो मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन, कसैले इन सभी स्वादों को टेस्ट करती है। खाद्य पदार्थों के प्रति जो है वो संवेदनशील होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्वादेंद्रिय कहा जाता है। जो जीभ होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वादेंद्रिय कहा जाता है। स्वाद संबंधी संवेदना जो है जीभ के अलग अलग भागों में स्थित स्वाद नलिकाओं से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमारी जीभ बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का भी कार्य करती है। परंतु मेढक की जीभ जो है वो शिकार पकड़ने में भी सहायता करती है। आपने देखा होगा कि मनुष्य की जीभ तो नॉर्मल के तरीके से, और ये जो मेढक की जीभ दिख रही है आपको, ये शिकार पकड़ने के लिए भी काम, ये बहुत तेज़ी से अपनी जीभ को बाहर निकालता है ना, और एकदम अंदर से अपने शिकार को ले लेता है। तो यहाँ पर जो है जीभ के द्वारा हम टेस्ट जो है वो स्वाद जो है वो पता करते हैं। और लास्ट है बच्चों हमारा त्वचा। तो लास्ट ज्ञान इंद्रिय क्या है? हमारी त्वचा, जिसको क्या कहा जाता है? स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। त्वचा को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। त्वचा के द्वारा ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, चिकना, खुरदुरा आदि इन सभी चीज़ों का पता चलता है। तो नेत्रहीन व्यक्ति जो है वो अक्षरों की पहचान जो है छूकर कर लेते हैं। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी की आंख नहीं है तो वो किस तरीके से अक्षरों को पहचानता है, वो कैसे पढ़ाई करता है? तो उनके लिए एक उभरे लेटर वाली एक लिपि होती है, जिसमें लेटर जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं वो थोड़ा उभार के बनाए जाते हैं। तो नेत्रहीन व्यक्ति जो है इन अक्षरों को टटोल के, छू करके जो है उनको पहचान लेता है। तो ये छूने का जो किया जाता है वो त्वचा की सहायता से ही किया जाता है। इस पद्धति को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेल पद्धति कहा जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों? आज हम लोगों ने हमारी ज्ञानेंद्रियों की पूरी चर्चा कर ली कि वो कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन पूरे 5 का जो है हम लोगों ने जान लिया कि किसका क्या कार्य है। कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है। आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।